नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इमरान सरकार को पाकिस्तान में उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष ने भरी हुंकार। 27 फरवरी और 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का किया ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम। सांबा में बीएसएफ के जवानों ने मार गिराए 3 घुसपैठिए। 36 किलो ड्रग बरामद। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन का तनाव चरम पर पहुंचा। रूसी सेना ने बेलारूस में तैनात किया घातक S-400 सिस्टम। क्या है नाटो का भय, आपको बताएंगे दोस्तों। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे कि अमरोहा में बोले अमित शाह, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली। मोदी का अखिलेश यादव पर हमला, बोले चुनाव देखकर ओढ़ लिया कृष्ण भक्ति का चोला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पाकिस्तान में इमरान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष ने भरी है हुंकार। 27 फरवरी और 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई है और महीने के अंत में तथा 23 मार्च को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने शनिवार को ऐलान किया है कि वो पीटीआई सरकार के खिलाफ 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकालेगी। पीडीएम ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ 23 मार्च को लॉन्ग मार्च निकालने का फैसला किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की साजिश नाकाम। सांबा में बीएसएफ के जवानों ने मार गिराए 3 आतंकी और घुसपैठिए। 36 किलो ड्रग बरामद। जी हां दोस्तों, अंधेरे और कोहरे की आड़ में नशीले पदार्थ की तस्करी के बड़े प्रयास को विफल करते हुए बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा के बैनगलाड़ क्षेत्र में बीएसएफ ने जीरो लाइन के पास घुसपैठियों को शनिवार देर रात ढेर कर 36 किलो हेरोइन और हथियार बरामद किए। सांबा सेक्टर में पहली बार एक साथ 3 घुसपैठिए मारे गए हैं। वहीं बैंगलाड में पुलिस ने पंजाब निवासी 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। दोनों को हेरोइन तस्करी से जोड़कर देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन का तनाव चरम पर पहुंचा। रूसी सेना ने बेलारूस में तैनात किया घातक S-400 सिस्टम। क्या है नाटो का भय, आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस ने यूक्रेन से लगी बेलारूस की सीमा के पास S-400 मिसाइल सिस्टम को भी तैनात किया है और इसके साथ दोनों देशों के साथ जो तनाव है वो चरम पर पहुंच गया है। उधर इस तनातनी के बीच अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने शरणार्थी संकट पैदा होने की गंभीर चेतावनी दी है। नाटो ने कहा है कि इस तनाव के कारण 20 लाख लोगों को विस्थापित होने का खतरा है। नाटो ने कहा कि शीत युद्ध के खत्म होने के बाद बेलारूस में रूस सेना की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है और इसके लिए रूस के पूर्वी सीमा पर मौजूद सैनिकों को पश्चिम में स्थित बेलारूस भेजा जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमरोहा में बोले अमित शाह, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता लोगों से मिल रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को जरूर जिताइए। चुनाव के बाद विजय जुलूस में दोबारा आऊंगा। मां बहनों के साथ कोई छेड़खानी कर सकता है क्या? कोई जमीन कब्जाने का काम कर सकता है क्या? अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो ये माफिया क्या जेल में होते? अमित शाह ने कहा कि ये गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार से प्रयागराज तक जाता है ताकि आराम से वहां जाकर आप पूजा और दर्शन कर सकें। आज पूरे उत्तर प्रदेश में विकास दोगुना हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि 2012 के दंगे याद है कि नहीं? बीजेपी की सरकार आने के बाद एक भी दंगा हुआ है क्या? 1 करोड़ 41 लाख लोगों के घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। 130 करोड़ की जनता को कोरोना टीका फ्री लगवाने का काम किया है।
कश्मीर की धारा 370 को हटाने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन किसी की एक कंकड़ फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। अमरोहा जनपद में 11 ऑक्सीजन प्लांट लगवाए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले मोदी की रैली, पीएम मोदी का अखिलेश पर हमला, बोले चुनाव देखकर अखिलेश यादव ने ओढ़ लिया है कृष्ण भक्ति का चोला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन चौपाल वर्चुअल रैली के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश को नया रास्ता दिखा रहा है। राज्य के लोगों ने दो टूक कह दिया कि धन दौलत बाहुबल जातिवाद परिवारवाद और संप्रदायवाद के दम पर कितनी ही राजनीति कर लें, लेकिन वो जनता का प्यार नहीं पा सकते। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर दिया है कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है और वो है यूपी का विकास। पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिखा दिया है कि अगर कोई यूपी का विकास कर सकता है तो वो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। बता दें कि पीएम मोदी ने जन चौपाल के माध्यम से आगरा, मथुरा और बुलंदशहर के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव देखकर कृष्ण भक्ति का चोला ओढ़ने वाले जब सरकार में थे तो वृंदावन, बनारस, गोवर्धन, नंदगांव को वो भूल ही गए थे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा को अपार समर्थन मिलता देख इन लोगों को अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार भी चुनाव में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति ने योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने की ठान ली है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर भाजपा का समर्थन करते हैं, वीडियो लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने सपा बसपा पर साधा निशाना, बोले योगी सरकार में पलायन कर गए हैं पलायन करने वाले। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार में पलायन करने वाले खुद पलायन कर गए। पूरे प्रदेश में कोई बाहुबली नहीं बचा है और यहाँ माफिया सिर्फ जेल में है, प्रदेश से बाहर और सपा की प्रत्याशियों की सूची में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि आज आजम खां कहाँ है, अतीक अहमद कहाँ है, मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या जेल में होते? और अगर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार नहीं बनी तो क्या ये जेल से बाहर होंगे? दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आईएमएफ ने इमरान खान को फिर दिखाया आईना, पाकिस्तान की खस्ताहाली की खोल दी पोल। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान की खस्ता हालात को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री इमरान खान को आईना दिखाया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करार बताते हुए कहा कि संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन में देरी और बाहरी खातों पर बढ़ते असंतुलन के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है। आईएमएफ से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसने इन सब को देखते हुए पाकिस्तान को व्यक्तिगत आयकर के सुधार पर गति बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ मिला बड़ा हथियार, भारतीय वैज्ञानिकों का दावा, तैयार कर लिया है ऑल वेरिएंट वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस तीसरी लहर के बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है जो कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हो सकती है। वहीं काजी नजरुल विश्वविद्यालय आसनसोल और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने एक पेप्टाइड वैक्सीन तैयार की है, जिसको लेकर दावा किया गया है कि वो भविष्य में कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट के खिलाफ बीमारी से रक्षा कर सकता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च को जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर लिक्विड्स ने प्रकाशन के लिए स्वीकार कर लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक, आधा झुका रहेगा राष्ट्रध्वज। दरअसल दोस्तों, देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित मशहूर गायिका लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि इस दौरान राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। वहीं उनका अंतिम चरण शाम 6:30 बजे के करीब पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया और इस दौरान उनके शव को
तिरंगे में लिपटाया गया और सशस्त्र सेना के जवान अंतिम संस्कार में उन्हें अंतिम सलामी देते दिखे। लता मंगेशकर का सुबह निधन हो गया। वो 92 साल की थी और पिछले एक महीने से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में वो भर्ती थी और उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दुख व्यक्त किया और ट्विटर पर लिखा है कि मैं शब्दों की पीड़ा से परे हूँ। दयालु लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। लता दीदी के जाने से देश में एक ऐसा खालीपन हुआ है जिसे भरा नहीं जा सकता है। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्भुत क्षमता थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को चौतरफा घेरने का प्लान। लद्दाख के बाद अब एलएसी के मध्य पूर्वी क्षेत्र में K9 हॉविट्जर तैनात करेगी भारतीय सेना। जी हां दोस्तों, लद्दाख सेक्टर में K9 वज्र हॉविट्जर तोप को सफलतापूर्वक तैनात और परीक्षण करने के बाद यहां पर भारतीय सेना अब चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ों में भी K9 हॉविट्जर तोप को तैनात करने की योजना बना रही है। भारतीय सेना ने पिछले साल मार्च अप्रैल के समय सीमा में पूर्वी लद्दाख सेक्टर के साथ लद्दाख में मेड इन इंडिया तोप को तैनात किया था। माना जाता है कि भारतीय सेना के इस कदम को उन क्षेत्रों में बहुत प्रभावी पाया गया जहां वो तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं और अग्रिम क्षेत्रों में जल्दी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को लेकर पुतिन और मोदी सरकार ने पकड़ी अलग राह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजिंग शुक्रवार को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक पखवाड़े तक चलने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2022 का भव्य उद्घाटन हो चुका है। भारत ने बीजिंग ओलंपिक का जहां राजनयिक स्तर पर बहिष्कार कर दिया है, वहीं इस उद्घाटन समारोह में भारत के करीबी सहयोगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हो रहे हैं। भारत ने गुरुवार को कहा कि वो उद्घाटन और समापन समारोह में आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। दरअसल चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प में शामिल एक चीनी कमांडर को ओलंपिक में टॉर्च बियरर बनाया है और इसी बात को लेकर भारत ने ये फैसला किया है कि खेलों का राजनयिक स्तर पर बहिष्कार करेगा। भारत का कहना है कि चीन ने ऐसा करके खेल को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को भारी पड़ रही अपनी आक्रामकता। कई देशों के लोगों ने ड्रैगन को अपने लिए माना गलत। जी हां दोस्तों, चीन के बढ़ते कदमों की आहट से जहां दुनिया के कई देश परेशान हैं, तो वहीं एक सच्चाई ये भी है कि उसकी करगुजारियों की बदौलत विश्व में उसकी साख भी गिर गई है। विश्व में के कई देशों में किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के दौरान लोगों के मन में चीन को लेकर जो धारणा बनी है वो सही नहीं रही है और यही वजह है कि इस दौरान उसकी साख में कमी आई है। वहीं AFP की खबर के मुताबिक पार रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट इस संबंध में बेहद खास है और इस सर्वे में यूरोप, कनाडा, एशिया के देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी के नामांकन से पहले अमित शाह ने भरी 300 पार की हुंकार, बोले भाजपा फिर दोहराएगी इतिहास। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले गोरखपुर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने यूपी में एक बार फिर बीजेपी के लिए 300 पार की हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भाजपा इतिहास दोहराने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि 2014, 17 और 19 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में यूपी के विकास का रास्ता तैयार कर प्रचंड बहुमत दिया है। योगी जी के नामांकन करने के साथ ही फिर से एक बार भाजपा यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे यूपी में आगे बढ़ रही है। विपक्ष पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको तो लगता है कि कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई हैं, लोगों के बीच जाना नहीं पड़ रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भैया, जो प्रचार करना है कर लो। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। भाजपा को फिर से 300 के पार सीटें मिलने वाली है। अमित शाह ने आगे कहा कि 2 साल तक योगी जी ने यहां सुशासन की नींव डालने का काम किया। उसको देखते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे विपक्षी दलों ने एकत्र होकर महागठबंधन बनाया और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों
कि 300 पार इस बार भाजपा करने वाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आधी रात चुनाव प्रचार करने पर अखिलेश यादव व जयंत सहित 402 लोगों पर हो गया है मुकदमा दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बृहस्पतिवार प्रचार के लिए दादरी विधानसभा आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल जयंत चौधरी सहित 402 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों नेताओं ने आचार संहिता व कोविड नियमों का उल्लंघन किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि दादरी विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए बृहस्पतिवार आधी रात अखिलेश यादव व जयंत चौधरी दादरी पहुंचे थे और तय कार्यक्रम से 8 घंटे की देरी से दादरी पहुंचे दोनों नेताओं का समाजवादी व राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने नेताओं को गदा व फरसा भेंट किया था। रोड शो के दौरान करीब 2 किलोमीटर तक गाड़ियों का जाम लग गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। तवांग शहर में फहराया गया देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा, 104 फीट लंबा है राष्ट्रीय ध्वज। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग के नगंगपा नटमे में 104 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग शहर में फहराया गया और ऊंचाई के मामले में देश में दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज है। दिलचस्प बात यह है कि इस ध्वज को तवांग शहर में कहीं से भी देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साइकिल रखो नुमाइश में कमल खिलेगा 22 में अनुराग ठाकुर ने दिया यूपी चुनाव में नया नारा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि अपराधी छवि वाले कभी गरीबों का उत्थान नहीं कर सकते, इसीलिए गरीब भी कहता है कि जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या देंगे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि मोदी और योगी सरकार ने करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाएंगे। मोदी योगी का जोर है, यूपी में विकास चारों ओर है, बीजेपी ट्रिपल सेंचुरी लगाने की ओर है। नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, ना आएगी मायावती, ना आएंगे अखिलेश। और उन्होंने चुनाव में नया नारा देते हुए कहा कि साइकिल रखो नुमाइश में कमल खिलेगा 22 में। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, भारी बारिश के चलते अगले 24 घंटे इन राज्यों पर रहेंगे भारी। जी हाँ दोस्तों, जनवरी महीने के खत्म होने के साथ ही मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई इलाके जहां शीतलहर के साथ भारी ठंड झेल रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में आने वाले मौसम पूर्वानुमान पर सबकी नजरें हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में शीत से गंभीर शीत दिन रहने की बात की है। तो गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना भी जाहिर की है। वहीं आपको बता दें कि वेदर अपडेट को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि 4 और 5 फरवरी को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज एवं बिजली के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज के साथ हल्की व मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण कमी आएगी। विभाग ने खास तौर पर कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की नापाक कोशिशों पर लगेगी लगाम, उत्तरी और पूर्वी कमान में नए कमांडर कर दिए गए तैनात। जी हाँ दोस्तों, चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने उत्तरी और पूर्वी कमान में कुछ बदलाव किए हैं। मंगलवार को इन दोनों कमानों में नए कमांडर की नियुक्ति की गई है। खास बात यह है कि चीन के साथ सीमा पर उत्तरी और पूर्वी कमान रक्षा करती है और भारत और चीन के बीच करीब 21 महीनों से तनाव भी जारी है और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच 41 दौर की सैन्य स्तर की वार्ता हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान से दोस्ती के लिए भारत से रिश्ते नहीं खराब करेंगे, तालिबान का इमरान खान को संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान की यात्रा पर गए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ को तालिबानी सरकार ने भारत को लेकर 2 टूक संदेश दे दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो भारत समेत इस पूरे इलाके के देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है और एक देश के अनुरोध
पर दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। और इसके साथ ही तालिबान ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी अनुरोध पर तालिबान भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं रखेगा। इससे पहले पाकिस्तानी NSA ने अफगानिस्तान यात्रा से ठीक पहले पाकिस्तान में TTP को बढ़ावा देने के लिए भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाए थे। वहीं तालिबान सरकार के प्रवक्ता और उप सूचना और संस्कृति मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो पाकिस्तान और भारत दोनों के ही साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तालिबान ने कर दी है बेइज्जती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकी का अंत, शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक दहशतगर्द कर दिया गया ढेर। जी हां दोस्तों, शोपियां जिले के नौपोरा नादिगाम में आतंकियों की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया गया और कई लोगों से पूछताछ भी की गई। और इस बीच जब एक इलाके में सुरक्षा बल पहुंचे तो वहां मौजूद आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक एक आतंकी मारा गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिल रही थी और संयुक्त अभियान चलाया गया। और इससे पहले 27 जनवरी बुधवार को शोपियां जिले में ही चक नौगाम इलाके में मुठभेड़ हुई थी। कई घंटे तक चली फायरिंग में 3 जवान घायल हो गए हैं। अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी समेत 2 आतंकी मौके से भाग निकले। आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में अभियान चल रहा था और नौगाम इलाके में एक इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहराता संकट, रूस यूक्रेन तनाव के बीच यूरोप में और सैनिक भेज रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।